जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी और आपको देना है 2025 में बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम ना, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने आपको जो यहाँ पे 45 यहाँ पे प्रश्न हमने आपको बताए थे, ठीक है। उसका लगभग यहाँ पे लगभग हमने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी यहाँ पे लगभग मैंने आपको प्रोवाइड जो कर दिए थे, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे सॉल्यूशन भी यहाँ पे इसके दे दिए। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन हुआ था, हमने यहाँ पे जो कि 35 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन को देखेंगे, यानी 36वां से जो हमारा सॉल्यूशन होगा अब हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो बस आपको ध्यान से देखते चलना है। इसी में से जितना मैं आपको 45 प्रश्न बताया हूँ ना, इसी में से आपको सारे प्रश्न आपको छपा हुआ बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो 3 मार्च को आपके लिए यह वीडियो जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप ध्यान से और इस वीडियो को पूरा देखते चलिएगा, और इसी से प्रश्न जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, और इसके आगे वाला जो हमारा प्रश्न है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे जो कि 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्व जो करा दिए हैं। तो अब हम इसके आगे यहाँ पे देखेंगे 36वां वाला प्रश्न। 36वां प्रश्न भाई हमारा क्या कहता है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न आपको ध्यान से देखने हैं, उसको नोट करने हैं, और मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आपको क्लास में पूरा याद करवा दूंगा, ठीक है। बस आप ध्यान से यहाँ पे देखते चलिए। देखिए आपको यहाँ पे 36वां जो हमारा प्रश्न दिए गए, बस आप ध्यान से क्या देखिएगा यहाँ पे। देखिए आवृत्ति बीजी पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का चित्र वर्णन कीजिए। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न मिलेगा। और ये ध्यान से केवल देखिएगा, मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, और एकदम आपको इसको कैसे लिखना है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको लिखा भी है, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पे चित्र के माध्यम से बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी से क्लियर जो कि भी हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नर युग्मोद्भिद का यहाँ पे हमने एक चित्र जो कि हमें बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे यहाँ पे बीच में जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमारा पूरा जो है नर युग्मोद्भिद यानी नर वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे यहाँ पे बीच में आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे केंद्रक यानी न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको दो अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको हम राजधानी बोलेंगे, ये हमारा राजधानी है यहाँ पे बीच में, ठीक है। यानी न्यूक्लियस और राजधानी आपको यहाँ पे दो बीच में बना देना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए अब आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बाहरी जो आपको परत यहाँ पे दिखाई दे रही है इस प्रकार से चारों ओर से, तो ये आपका यहाँ पे बाह्य चोल कहलाता है, ठीक है। यानी बाह्य हमारा यहाँ पे चोल हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको बीच बीच में जो हमको छिद्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा जनन छिद्र आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो नर्म युग्मोद्भिद जो होता है ना, इसमें होता क्या है कि हमारा असमान समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। असमान समसूत्री विभाजन होता है, और भाई जब असमान समसूत्री विभाजन होगा ना, तो इसके बाद हमारा बनेगा क्या, हमारा बनता है यहाँ पे दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। असमान होता है, क्योंकि समान तो है नहीं, असमान है, यानी दो भागों में हमारा टूट जाएगा। तो भाई किसमें किसमें टूटेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा एक भाग हमारा ऊपर वाला जो यहाँ पे बीच में से टूट जाएगा, और ऊपर वाला हमारा बन जाएगा कायिक कोशिका, और एक हमारा बन जाता है यहाँ पे जनन कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से दो भागों में यहाँ पे असमान समसूत्री विभाजन के द्वारा यह टूट जाता है। अब ध्यान से केवल इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे मतलब असमान, और यहाँ पे समसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। अब भाई इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पे फिर परागकण जो इसमें होते हैं उनका अंकुरण होता है, ठीक है। अब इसमें फिर यहाँ पे जो पराग होगा उसका अंकुरण होता है, और इसमें कायिक कोशिका से पराग नलिका यहाँ पे निकलता है, ठीक है। कायिक कोशिका से पराग नलिका निकलता है, और लास्ट में आपका यहाँ बनता है ये जो हमारा पूरा यहाँ पे बीच में आपको दिखाई दे रहा है रसधानी, जो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, अब हमारे यहाँ पे पूरा यहाँ पे रसधानी जो है निकल करके आ जाता है। और यहाँ पे हमारा जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा नर युग्मक हो जाता है, और ये हमारा जो लास्ट में आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ये हमारे यहाँ पे कायिक केंद्रक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नर युग्मकोद्भिद जो होता है ना, पूरा हमारा इसका यहाँ पे इस प्रकार से आपको वर्णन इस प्रकार से करना होगा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ईजी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे केंद्रक था, उस पर इसको हमने यहाँ पे असमान समसूत्री विभाजन किया, और इसको हमने तोड़ दिया, और फिर हमारे यहाँ पे ये बना एक जनन कोशिका एक कायिक कोशिका, फिर हमने इसको आगे किया, और इस प्रकार से राजधानी और यहाँ पे नर युग्मक और यहाँ पे कायिक कोशिका केंद्रक हमारे यहाँ पे बन गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से कि वह संरचना जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब भाई नर युग्मकोद्भिद हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें नर युग्मक का ही तो निर्माण होगा, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। और परागकण या फिर अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद भी होते हैं, ठीक है। यानी अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अंकुरित परागकण, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा अंकुरित यहाँ पे पराग, ठीक है। यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद होते हैं। अब यहाँ से आपको लिखना है कि परागकण में असमान समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। मैंने आपको वही बताया कि असमान समसूत्री विभाजन जो होता है वो परागकण में होता है, ये जो हमारा पूरा परागकण है, ठीक है। अब देखिए अब जिसमें दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, भाई कौन कौन सा बनता है, तो मैंने आपको बताया कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। अब इसमें देखिए जिसमें बड़ी जो कोशिका होती है उसको हम कायिक केंद्रक या फिर रसधानी युक्त यहाँ पे होती है, ठीक है। अब उसे हम यहाँ पे कायिक कोशिका यहाँ पे कहते हैं, यानी ये जो सबसे बड़ी वाली जो होती है उसको यहाँ पे कायिक केंद्रक
वह रसधानी युक्त होती है, इसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और जो छोटी वाली होती है उसको हम यहाँ पे जनन कोशिका यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो बस किसी केवल इतना ही आपको यहाँ पे लिख देना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पे चित्र इसको बना देना है। ठीक है, आपको इसमें फुल नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें एक भी नंबर यहाँ पे कटेगा नहीं। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि इस परागकण में द्विकोशिका अवस्था यहाँ पे होती है। ठीक है, द्विकोशिकीय अवस्था होती है, अर्थात एक कायिक कोशिका होता है और एक जनन कोशिका आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये द्विकोशिकीय अवस्था होती है, एक नर युग्मक और एक यहाँ पे कायिक केंद्र आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आपका यहाँ पे रसधानी आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बना देना, आपको इसमें फुल नंबर मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अब अगर हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया कि अब देखिए यहाँ पे ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम टिटो देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए 37वां प्रश्न हमारे दिए गए, किन्हीं दो पर यहाँ पे संक्षिप्त यहाँ पे टिप्पणी कीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा, इसमें से कोई भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। देखिए सबसे पहले आपका परजीविता है। परजीविता मैं आपको इसके पिछले भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, तो उसमें इसको बहुत बार मैंने आपको बताया परजीविता आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए परजीविता का मतलब क्या है कि परजीविता यानी दूसरों पर जो आश्रित रहता है वो हमारा परजीविता होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा होता है। तो अब देखिए ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके पहले भी, मैं इसलिए मैं आपको इसको बार बार यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके आगे ये इस वाले को हम बात कर ले रहे हैं। अगर देखिए अगर आपको देखना है ना, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके जितने मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराए हैं इस पेपर को। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार, आपको सारे प्रश्न जो क्लियर हो जाएंगे। ये 4500 प्रश्न क्योंकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मैं उसको बायोलॉजी का प्ले लिस्ट में आपको बना दूंगा। ठीक है, देख लीजिए उसको जरूर से। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 वीडियो मैंने इसके पहले जो कि सॉल्व करवाया। अब देखिए आपको यहाँ पे रेड डाटा बुक के बारे में समझ लेते हैं कि रेड डाटा बुक जो है वो आखिर क्या होता है। रेड डाटा बुक का मतलब होता है कि लाल यहाँ पे आंकड़ा। ठीक है, यानी लाल आंकड़ा बुक इसको कहते हैं। ठीक है, लाल आंकड़ा बुक कहते हैं। अब भाई ये होता क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला है। देखिए रेड डाटा बुक होता क्या है, इसको IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि रेड मतलब होता है, अगर आपको कहीं भी रेड दिखाई देता है, आप खतरे का चिन्ह यहाँ पे जानते होंगे। ठीक है, रेड, तो इस प्रकार से यह रेड जो है एक खतरे का निशानी है। अब इसमें कहता क्या है कि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। क्या है भैया, सार्वजनिक दस्तावेज है, और किसी भी देश की लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी होती है। यानी जो भी यहाँ पे लुप्त प्राय अर्थात जो खत्म हो रहे हैं, जिनका विनाश हो रहा है, जिन प्रजातियों का विनाश हो रहा है, उनके बारे में यह जानकारी देता है। यानी जो रेड डाटा बुक के जो है इसमें जानकारी क्या मिलती है, तो इसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। अब इसमें भाई क्या क्या हो सकता है, तो इसमें जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, और कवक या फिर दुर्लभ जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं, इनके बारे में हमको यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यह रेड डाटा बुक का मेन मकसद या फिर मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि जानवर हो, पौध हो, या फिर कवक या फिर दुर्लभ जो लुप्त प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पे जो लुप्त हो रही हैं उनके बारे में बताना ही यहाँ पे रेड डाटा बुक का यहाँ पे काम होता है। और ये ध्यान रखिएगा भाई, यह रेड डाटा बुक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम IUCN द्वारा इसको तैयार किया जाता है। मैंने आपको ऊपर बता दिया कि IUCN के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, और IUCN जो है इसको जारी करता है इस रेड डाटा बुक को। तो देखिए इतना ही आपको लिखना है, इससे बार आपको कुछ भी यहाँ पे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में आपको इतना ही लिख देना है, आपको इसमें फुल नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने में दलहनी फसलों की क्या भूमिका होती है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए एग्जाम में एकदम 100% एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो दलहनी फसल होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे भूमि की उर्वरता को यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको इसमें याद करवा के भेजूंगा, ध्यान रखिएगा केवल। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम सी वाला देखते हैं यहाँ पे 37वां का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि दलहनी फसल जो है किस प्रकार से भूमि की उर्वरता यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो दलहनी फसल जो होते हैं ना वो मिट्टी की उर्वरता को यहाँ पे बढ़ाते हैं। फिर मतलब कि दलहनी फसलों से मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ती है। कैसे भाई, तो दलहनी फसल जो होते हैं ना कि जड़ों में राइजोबियम, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला मेन बैक्टीरिया। ठीक है, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, अर्थात मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इससे मिट्टी की जो कि समृद्ध होती है और खरपतवार जो है वो कम होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि दलहनी फसल जब हम लगाते हैं ना अपने खेतों में, दलहनी फसल जब हम लगाएंगे तो इससे क्या होता है कि मिट्टी जो होते हैं उसके अंदर नीचे जो उसके जड़ जो होते हैं ना दलहनी फसल के, उसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो इसके अंदर
नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब भाई हम कोई भी यहाँ पे खाद अगर डालते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए डालते हैं उसमें डाई, पोटास या फिर जो भी चीज़ हो जाए, ठीक है, यूरिया, ये सब हम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए डालते हैं। और ये नाइट्रोजन की पूर्ति जो है इस जो आपका यहाँ पे जड़ें होती हैं जो इसकी दलहनी फसलों की, इसके द्वारा यहाँ पे पूर्ति हो जाती है, यानी इसकी स्थिरीकरण यहाँ पे हो जाती है। तो जिससे यहाँ पे खरपतवार कम होते हैं और मिट्टी जो होती है समृद्ध होती है, जिससे उर्वरता यहाँ पे बढ़ जाती है। यही इसमें कहा गया है दलहनी फसलों के यहाँ पे मतलब कि बोने से, मतलब कि इनको लगाने से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए आपको इसमें 2 बोलेगा संक्षिप्त में, तो संक्षिप्त में यानी छोटा ही आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए अगला हमारा दिया कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो है किस प्रकार से होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए, अब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो है कैसे होता है, तो देखिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वो हप्लोडिप्लाइडी, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको हप्लोडिप्लाइडी कहलाती है। यानी इसमें जो लिंग निर्धारण होता है ना, इसको हम हप्लोडिप्लाइडी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि नर युग्मक को ड्रोन अगुणित होता है, जबकि मादा जो होती है मधुमक्खी वो रानी या फिर श्रमिक द्विगुणित यहाँ पे होती है। यानी जो नर वाले होते हैं ना वो अगुणित होता है और जो मादा वाला होता है वो द्विगुणित होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर अपने जो कि अगर मनुष्य में अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि एक एक्स होता है और एक हमारा होता है एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि पुरुष वाले में, ठीक है, और ये हमारा होता है मादा वाले में। तो इस प्रकार से अगर इसमें देखा जाए ना, तो इसमें जो नर वाला होता है ना, इसमें हमारा नर वाला दोनों समान होता है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा मादा वाला जो दोनों समान होता है, ठीक है, लेकिन इसमें नर वाला समान होता है। और इसमें मादा जो होते हैं हमारे, मान लीजिए जेड और डब्ल्यू है, इसको इस प्रकार से मान लीजिए। तो अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं ना, तो इसमें क्रॉस में क्या होगा, एक मान लीजिए एक अगर हम इसका लेते हैं तो एक हमारे यहाँ पे इसका लेंगे, तो यानी जेड और जेड हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। यानी अगर इसका हम एक ले लेते हैं और एक हम इसका अगर ले लेते हैं तो हमारा एक जेड मिल जाएगा और दूसरा भी हमारा जेड मिलेगा। अगर हम इसका ले लेते हैं और एक हम अगर इसका ले लेते हैं तो ये भी हमारे यहाँ पे जेड और यहाँ पे डब्ल्यू बन जाएगा। यानी बात हमारे दोनों एक ही है। अगर इसको लेंगे और इसको दोनों फिर ऐसे ही फिर करेंगे तो फिर हमारा वही मिलेगा। यानी दोनों बार अगर देखेंगे ना तो यही वाला हमारे यहाँ पे मिलने वाला है। यानी एक जेड मिलेगा और हमारा एक जेड डब्ल्यू मिलेगा। ये हमारे यहाँ पे इसकी मधुमक्खी की जो लिंग निर्धारण होती है इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर चित्र बना देंगे ना तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसमें ये वाला जो हमारा बनेगा ना, ये जो हमारा बन रहा है ये हमारा नर हो जाएगा और ये हमारा एक फिर से यहाँ पे मादा यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें नर में यहाँ पे लिंग निर्धारण यहाँ पे होता है मधुमक्खी वाले में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, अब अगला भाई इसमें क्या दिया गया कि ई वाला हमारे यहाँ पे दिया गया कि वर्ड अंधता, ठीक है। वर्ड अंधता जो है वो क्या है, अब देखिए ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया कि वर्ड अंधता जो है वो क्या है, और ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। वर्ड अंधता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वर्ण अंधता जो होता है 37वां का हमारा ई वाला जो हमारा प्रश्न दिया गया वर्ण अंधता। वर्ण अंधता का मतलब क्या है कि वर्ण अंधता जो है यानी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर वर्ण अंधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब देखिए, अब आंखों का एक ऐसा रोग होता है, यानी वर्ण अंधता जो है वो आंखों में होती है, और एक ऐसा रोग होता है जिससे रोगी को किसी एक या फिर एक से अधिक रंगों में वो भेद नहीं कर पाता है, फिर बोध नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि वर्ण अंधता जिसको भी हो जाएगी ना, वह रंगों में भेद नहीं कर पाएगा कि यह हरा है कि यह पीला है, ठीक है। इस प्रकार से जो रंग होते हैं ना उसमें वो भेद जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इससे क्या क्या होता है कि वो रंगों में पहचान नहीं कर पाएगा और उसको सब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे दिखने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और जैसे कि आप देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग में होता है ना, तो ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे आपको मेडिकल जो चेकअप यहाँ पे किया जाता है, तो मेडिकल में आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कई सारी तस्वीरें, उसमें आपको बताना होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वही आपका वर्ण अंधता होता है। जिसको वर्ण अंधता होगा वो नहीं बता पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ऐसे रोग है जिसमें एक या एक से अधिक रंगों में वो भेद नहीं कर पाता है, जिससे उनकी रंग बोध की जो शक्ति होती है वह साधारण व्यक्ति की तुलना में रंग बोध शक्ति जो होती है वो कम होती है। यानी जो साधारण जो व्यक्ति होता है ना उसकी तुलना में उसकी जो देखने की जो क्षमता होगी, यानी रंगों को पहचान करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाती है। और यह जन्म से ही यहाँ पे हो सकता है, यानी यह अनुवांशिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी वर्ण अंधता जो होता है वो अनुवांशिक होता है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे ना, जो हीमोफीलिया होता है, ठीक है, हीमोफीलिया भी भाई अनुवांशिक होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये अब इस प्रकार से हीमोफीलिया हो जाए, सिजोफ्रेनिया हो जाए, वर्ण अंधता हो जाए, ये सब अनुवांशिक होता है। यानी ये आपको जन्म से यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये आपको वर्ण अंधता भी आपको जन्म से देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल इतना ही आपको लिखना है इसमें कि वर्ण अंधता आखिर होता क्या है। तो भाई यह एक आंख से संबंधित रोग होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस से होता है। और यहाँ पे यह इसमें क्या होता है, रंगों को भेद यहाँ पे नहीं कर पाते हैं हम। यहाँ पे साधारण व्यक्ति जो होता है उसकी अपेक्षा इसमें रंगों में भेद करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छप सकता है। आगे बात करते हैं
हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको यहाँ पे जो 38 वाला जो हमारे प्रश्न देगा कि अनुवांशिक विकार जो है किसे कहते हैं, इनके लक्षणों का वर्णन जो कि संक्षेप में कीजिए। ठीक है, यानी अनुवांशिक विकार जो है वो क्या होता है, अनुवांशिक विकार का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक दिक्कत, विकार का मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पे, दिक्कत कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक विकार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप समझिए। देखिए अनुवांशिक विकार भाई होता क्या है कि अनुवांशिक विकार जो है जब व्यक्ति के डीएनए, ठीक है, यानी जो व्यक्ति का डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है उसमें बदलाव हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। यानी जब व्यक्ति के डीएनए में बदलाव होता है ना, जिसमें स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, और अनुवांशिक विकार यहाँ पे कहते हैं, अनुवांशिक रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी जब किसी भी व्यक्ति के डीएनए में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, डीएनए में जब हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, और इससे क्या होता है कि उसके स्वास्थ्य के अंदर यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है। अब डीएनए मैंने आपको इसके पीछे मैंने आपको इसमें पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको डीएनए के बारे में इसमें भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और उसमें डीएनए में जो बीच बीच में जो आपके जीन लगे होते हैं, इसमें अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए एक जीन हमको यहाँ पे हटा दिया जाए, तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे यह आँख बनाने वाला था। ठीक है, तो अब आँख बनाने वाला जो जीन था, और मान लीजिए ये नाक, ये आँख, ये पैर, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए सब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे काम अपना करते हैं। तो मान लीजिए अगर इसको निकाल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो ये अनुवांशिक विकार हो जाएगा। यानी अब उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे पहले जो कि पूंछ होती थी, ठीक है, मनुष्य को भी पहले पूंछ होती थी, अब भाई धीरे धीरे वो पे विलुप्त हो गया, यानी उसका यूज हम अगर नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुवांशिक विकार जो होता है यह बचपन से ही हो जाता है, और इसमें यहाँ पे डीएनए में बदलाव हमको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसको हमें अनुवांशिक यानी बचपन से यहाँ पे संबंधित यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका, इसको अनुवांशिक विकार या फिर अनुवांशिक रोग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा यहाँ पे कारण या फिर लक्षण भी आपसे बोल देते हैं। तो कारण या लक्षण जो है इसमें क्या है, तो किसी के भी जीन या फिर क्रोमोसोम में असामान्यता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब जीन में असामान्यता, नहीं जीन जब यहाँ पे इधर उधर हो जाए, या फिर वहाँ पे एक जीन जो है वहाँ पे हट जाए, तो इससे क्या हो जाए, यानी उसमें असामान्यता जब आ जाती है, तो इसके कारण यहाँ पे अनुवांशिक विकार हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसको आप मतलब कि और भी बड़ा चढ़ा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे केवल पॉइंट वाइज बता रहा हूँ आपको, ताकि आप एग्जाम में आसानी से लिख पाए। देखिए अब अगला आपको यहाँ पे दिया कि डीएनए उत्परिवर्तन या फिर भिन्नता है, यानी डीएनए में भी अगर चेंज हो जाए, यानी डीएनए करने का मतलब क्या है कि जीन में ही, मतलब घुमा फिरा के जीन में ही चेंज होगा ना भाई, डीएनए में चेंज हो या फिर जीन में चेंज हो। और इसमें उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अब उत्परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी प्रजाति में उत्परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जो एकदम मतलब कि जल्दी से होने वाला हो, यानी दीर्घकालिक ना होता, वो एकदम मतलब तुरंत जब परिवर्तन किसी चीज़ में देखने को मिलता है ना, तो उसको यहाँ पे अनुवांशिक विकार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, उत्परिवर्तन इसको यहाँ पे कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए जब इसमें भिन्नता हो जाती है तो भी हमारे यहाँ पे अनुवांशिक विकार देखने को मिलता है, और दवाएं, रसायन, रेडिएशन जैसे हानिकारक पदार्थों से भी डीएनए में क्षतिग्रस्त यहाँ पे हो जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे रेडिएशन जो निकलते हैं सब, इससे हानिकारक यहाँ पे डीएनए में भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी इस समय आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, अब देखिएगा उनके डीएनए में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें लक्षण कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं अनुवांशिक विकार के होने के। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, अनुवांशिक विकार। अगर आगे हम बात करते हैं, अब देखिए आपको यहाँ पे संक्षेप में बोला था कि वर्णन कीजिए इसके लक्षणों का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व, यानी इसका क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जैव विविधता मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको 5 नंबर में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैव विविधता भाई क्या होता है, इसको ध्यान से देखते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए 39वां आपका प्रश्न बोला गया जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या है, आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि जैव मतलब होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें विविधता, यानी उनमें अलग अलग यहाँ पे वैरायटी देखने को अगर मिलती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। सिंपल सी भाई बात है। अब देखिए जैव विविधता का अर्थ यही होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला का अस्तित्व, प्रत्येक प्रजाति के भीतर उनकी अनुवांशिक विविधता तथा उनकी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, जहाँ पे ये प्रजातियां रहती हैं, यानी उनकी अनुवांशिक विविधता, यानी उनके डीएनए में अगर चेंज या फिर उनकी जो अनुवांशिक जो चीज़ें हैं उसमें अगर परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी मान लीजिए कि हमारा इतना सा एरिया है और इसी में हमें पे अलग अलग यहाँ पे जीव जंतु अगर देखने को मिले, तो इसी को हम कहेंगे जैव विविधता। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में अगर देखेंगे ना, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग अलग यहाँ पे जीव जंतु होते हैं, वहाँ की जो क्षेत्र होगा वहाँ की जैव विविधता यहाँ पे कहलाता है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपका यहाँ पे भारत का जो नक्शा होता है, ठीक है, यहाँ पर जो भारत का नक्शा होता है, तो इसका जो पूर्वी वाला हिमालय होता है और जो हमारा पश्चिमी वाला घाट होता है, ठीक है, इसमें जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, अर्थात यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। यानी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे जैव विविधता हमको
ज़्यादा देखने को मिलती है और भाई इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है। अब भाई क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा कि जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में एक विस्तृत श्रृंखला के अस्तित्व मतलब कि विस्तृत श्रृंखला के अस्तित्व प्रत्येक प्रजाति के भीतर अनुवांशिक विविधता जो है तथा उनकी पारिस्थितिकी तंत्रों में विविधता जहाँ पे प्रजातियाँ जो है वो रहती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको कह सकते हैं जैव विविधता, यानी अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ हमको वेराइटी जो है उसमें देखने को यहाँ पे मिलती है, अलग अलग वेराइटी की जीव जंतु हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसको यहाँ पे विविधता कहते हैं, जैव विविधता। ठीक है, यानी जीवों में। अब वहीं पे हमारा बोल देगा कि पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में विविधता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इसको डिनोट कर देते हैं ना तो और भी आपको बेहतर नंबर मिलेगा कि पश्चिमी घाट और ये पूर्वी हिमालय आपको यहाँ पे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी यानी हॉट स्पॉट जो है उसके यहाँ पे केंद्र देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोल रहा था उसमें कि इसमें महत्व, इसका महत्व क्या है या फिर क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा भाई क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों भैया, तो पारिस्थितिकी तंत्र। अब भाई देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक हमारे यहाँ पे एक मान लीजिए घर है, ठीक है, और एक घर में अगर एक ही जैसे सब लोग अगर पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि सब लोग जो कि मान लीजिए हमारे आम का पेड़ है, ठीक है, आम का पेड़ मान लीजिए, ठीक है, अगर ये हमारा आम का पेड़ है तो अगर मान लीजिए इतने में पूरा हमारा आम ही का पेड़ है, तो पारिस्थितिकी जो होता है ना, यानी अगर मान लीजिए कि अगर एक में अगर बीमारी होगा ना तो वो बीमारी सभी पेड़ों में हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी आम के पेड़ हैं, तो इससे हमारे यहाँ पे घाटा हो जाएगा। यानी अगर बायोडाइवर यहाँ पे जो जैव विविधता जो है अगर हमारे यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे उस क्षेत्र का विनाश बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि अगर एक को अगर रोग पकड़ा ना तो यहाँ पे सारे जो पेड़ पौधे होंगे उन्हीं को भी यहाँ पे रोग यहाँ पे पकड़ लेगा। अगर यहाँ पे विविधता रहेगी ना तो इससे क्या देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे आम का पेड़ है, यहाँ पे मान लीजिए कि सफेदा हो गया, ठीक है, यहाँ पे बबूल का पेड़ हो गया, तो इस प्रकार से अगर एक में अगर हमारा बीमार मतलब कि रोग पड़ा ना तो दूसरे में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैव विविधता यानी पारिस्थितिकी तंत्र में भी स्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कारण है, ध्यान रखिएगा। इसको आप और भी यहाँ पे हेडिंग डाल के इस प्रकार से पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा। आगे बात करते हैं मानव के स्वास्थ्य में। ठीक है, अब भाई देखिए मानव के स्वास्थ्य में भाई कैसे यहाँ पे जिम्मेदार है, तो देखिए अगर जहाँ पे भी जैव विविधता होगी, ठीक है, तो मानव के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो अगर जैव विविधता अगर नहीं रहेगी तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा और फिर यहाँ पे हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। यानी मानव के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जीवों की विविधता मानव के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमको जीव जंतु देखने को मिलेंगे तो इससे हम अलग अलग प्रकार की यहाँ पे दवाइयों को भी बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जीव जंतुओं से ही हमारी अलग अलग यहाँ पे दवाइयाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक जीव जंतु है और ये हमारा एक अलग जीव है, तो सबसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं और ये हमारे मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हम आगे अगर हम बात करते हैं जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए भाई महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन। इससे मैंने अभी आपको बताया कि अगर पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु अगर नहीं रहेंगे ना तो जलवायु में परिवर्तन हमको तेजी से देखने को मिलेगा, यानी इनमें हमको विविधता होना जरूरी है, यानी जीवों में विविधता होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक ही प्रकार के मान लीजिए केवल मनुष्य ही पाए जाएंगे ना, और मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पृथ्वी गर्म होगी और फिर यहाँ पे सबका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में भी यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान देता है अगर जैव विविधता न हो तो। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करें सांस्कृतिक मनोरंजन, अब भाई देखिए सांस्कृतिक मनोरंजन भाई कैसे है, तो मनोरंजन हमको कैसे देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारा पश्चिमी घाट ही है, तो मान लीजिए हमारा पश्चिमी घाट ही है, तो यहाँ पे अब लोग घूमने के लिए जाएंगे भाई, यहाँ पे पूरा एक मतलब कि टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, खेलने मतलब कि वहाँ पे लोग देखने के लिए जाएंगे, जिससे यहाँ पे उनका मनोरंजन भी होगा। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, तो इससे हमारे यहाँ पे मनोरंजन का भी साधन बन जाता है और सांस्कृतिक धरोहर भी हमारा एक बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पूर्वी हिमालय और जो पूर्वी हिमालय है और जो हमारा पश्चिमी घाट है ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, यानी विश्व विरासत में भी इसको शामिल किए गए हैं, तो हमारा सांस्कृतिक धरोहर भी हमारा इस प्रकार से बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और ये सभी हेडिंग डाल कर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अनुवांशिक संसाधन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अनुवांशिक संसाधन करने का मतलब क्या है कि अनुवांशिक संसाधन यानी अब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जीव रहेंगे, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अनुवांशिक हमको यहाँ पे विविधता यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये भी इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो 39 प्रश्न आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। इसके आगे हम यहाँ पे जो आपका 40 होगा, 41, 42, 43, 44 और 45 ये सारे प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी 5-5 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है,
तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है ना, मैं कुछ जितना भी प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको प्रश्न जो है आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे होता चल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पे जरूर से क्लिक करिएगा, क्योंकि जब हम अब ऐसे ही यहाँ पे जब इसके आगे वाला जो पार्ट होगा जब हम अपलोड करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड दिन, वंदे मातरम।